अब हम आगे पढ़ते हैं दास्ता यानी कि स्लेवरी। किस तरह से यहाँ पर स्लेवरी की शुरुआत हुई और स्लेवरी जो थी पुराने समय से ही यूरोप में चल रही थी। स्लेव मुख्यतः स्लाव शब्द से आया है। स्लाव एक जनजाति थी यूरोप के अंदर जो काफी बैकवर्ड थी। अलग अलग कालखंड में इन स्लाव्स को हराया जाता था और इनके लोगों को बंदी बना करके इनसे दास्ता करवाई जाती थी। इसीलिए दास्ता को स्लेवरी वहां पे कहा जाता था क्योंकि स्लाव से ही शब्द आया है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये खेती करने शुरू हो गए, कौन, यूरोपियन लोग जब अमेरिका में खेती करने लग गए तो इनको महसूस हुआ कि इनको कुछ खेत में काम करने वालों की जरूरत है। वो जरूरत इनको क्यों महसूस हुई? क्योंकि यूरोपीय लोग जो थे वो ठंडी जलवायु से आए थे और अमेरिका की जलवायु जो थी वो काफी गर्म थी। गर्म जलवायु में काम करने में सक्षम नहीं थे। इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी क्योंकि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। आधा अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका जो हम कहेंगे, नॉर्थ यूएस जो दक्षिण यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, उमस भी ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती थी कपास की, तंबाकू की, उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी, इसलिए खेती करना तो जरूरी था। लेकिन यूरोपीय लोग यहाँ पे खेती नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो ठंडे देशों से ही आए थे और यूरोप में किसी एक देश के लोग नहीं आए थे, हर देश से लोग माइग्रेट होकर के अमेरिका में आ गए थे, यूरोप के हर देश से। इसलिए इन्होंने वहां के जो मूल निवासी थे उनको बंदी बनाना शुरू, उनसे दास्ता करवानी शुरू की। लेकिन यहाँ के मूल निवासी काम करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लालची तो थे ही नहीं। धीरे धीरे उनको जबरदस्ती काम करवाया गया। लेकिन क्योंकि यूरोपीय लोग यहाँ पे आए थे तो वहां पे कई किस्म की बीमारियां, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस ये अपने साथ ले आई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो वायरस आता है वो है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स जब यहाँ पे फैल गया तो यहाँ के मूल निवासियों की मौत होनी शुरू हो गई। कड़ी मेहनत की वजह से भी काफी संख्या में मूल निवासी यहाँ पर मर गए। अतः अब जो ये दास जो थे कहां से लेके आएंगे? इसी दौरान इन्होंने कुछ कॉलोनीज अपनी जो थी वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित कर ली थी। वहां के लोगों को अपना एजेंट बनाते थे और वहां के मूल निवासियों को ये पकड़ करके दास बना लेते थे। वहां गरीबी बहुत ज्यादा थी तो वो लोग खुद ही अपने बच्चों को यहाँ पे पैसों के बदले में बेच देते थे और वहां उन कॉलोनीज से यूरोप में इन दासों को लाया जाता था, यहां से अमेरिका में भेज दिया जाता था। फिर एक ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हुआ, तिकोना ट्रेड शुरू हुआ, जिसमें इन लोगों को भर करके अमेरिका ले जाया जाता था। उनके बदले में सामान यूरोप में आता था, वो सामान मैन्युफैक्चर होकर के, बन करके, तैयार होकर के अफ्रीका जाता था, फिर दास खरीदे जाते थे और फिर अमेरिका में भेजा जाता था। इस तरह से दास प्रथा की शुरुआत अमेरिका में हो गई और काफी बड़ी संख्या में यहाँ दासों का आगमन हो गया जो अफ्रीकी मूल के थे। और आज भी हम देख सकते हैं कि अमेरिकन महाद्वीप के अंदर बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के निवासी रहते हैं। पीछे एक प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बने थे, बराक ओबामा, जिनकी जो है नस्ल भी अफ्रीकन नस्ल से संबंधित थी। वो भी अफ्रीकी नस्ल के ही लोग थे क्योंकि उनके पूर्वज कभी यहाँ पर दास के रूप में आए थे। बड़ी संख्या में दासों को बांध दिया जाता था चेन से, आप देख सकते हैं। बड़ा ही इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और कई महीनों तक ये जहाज में भर करके इनको ले जाया जाता था। और ये जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी, बड़ी ही पेनफुल होती थी, बड़ी ही दर्दनाक होती थी। कुछ दासों की उसके दौरान मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये अमानवीय प्रथा यूरोप में इसके बारे में पता चला तो कुछ यूरोप के जो पादरी वर्ग के लोग थे, जो धर्म मानने वाले थे, वो इस प्रथा को पसंद नहीं करते थे। फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। शुरुआत में सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाया, लेकिन जब इनको दबाया नहीं जा सका तो उत्तरी अमेरिका के लोगों ने दास प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन दक्षिण अमेरिका के जो दक्षिणी हिस्सा था, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती थी, वो लोग दास प्रथा को बंद करने की फेवर में नहीं थे, वो इसको बंद नहीं करना चाहते थे। और उनका सीधा सा मतलब यह था कि अगर दास प्रथा बंद हो गई तो खेती कौन करेगा। लेकिन उत्तरी अमेरिका में क्लाइमेट जो था
कंपैरेटिवली दक्षिण अमेरिका से बेटर था, क्योंकि यहाँ पर जो था सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है। और इसका जो क्लाइमेट था, इसकी जो जलवायु थी उत्तरी अमेरिका की, वो लगभग यूरोप जैसी ही थी। तो यहाँ पर वो अपने घर जैसा महसूस करते थे। दे यूज्ड टू फील एट होम। तो यहाँ पे वो दास प्रथा की पक्ष में नहीं थे, क्योंकि दासों की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। लेकिन दक्षिण अमेरिका के अंदर लोगों को ज़रूरत थी, इसलिए वो दास प्रथा को कंटिन्यू रखना चाहते थे, उसको जारी रखना चाहते थे। फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, दक्षिण अमेरिका के जो राज्य थे और उत्तरी अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, जो राज्य थे, उनके बीच में एक युद्ध शुरू हो गया। और 20वीं शताब्दी में जब ये युद्ध हुआ, नहीं 19वीं शताब्दी में युद्ध हुआ, इसमें उत्तरी अमेरिका जो राज्य थे वो दक्षिण अमेरिकी राज्यों से जीत गए। लेकिन दास प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया। बाद में एक नया तरीका निकाला गया कि दासों के बच्चों को ही दास बना लिया जाता था, और इन दासों से कहा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दासों की पूर्ति की जा सके। 20वीं शताब्दी में जाकर ही दास प्रथा का अंत हो पाया, और वो भी किसके प्रयास से हुआ? किंग मार्टिन लूथर जूनियर के प्रयास से, जो एक अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थे उस टाइम पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्य, जहां अर्थव्यवस्था वृक्षारोपण और गुलामी पर निर्भर नहीं थी, वो दास प्रथा के खिलाफ थे। जैसे कि मैंने बताया, 1861 से 65 के बीच में दास प्रथा को बरकरार रखने के पक्षधर राज्यों और जो इसको खत्म करना चाहते थे उन राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन तो कर दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। पूरी तरह से खत्म कब हुई? जब 20वीं शताब्दी में इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया, और ये आंदोलन जो था किंग मार्टिन लूथर जूनियर ने चलाया था। अब आता है कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको यहाँ से बेदखल किया गया। जैसा कि हमने पढ़ा कि धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। पश्चिम की तरफ बढ़ने की वजह से जो पूर्व की तरफ के जो राज्य थे, जहां पे बरसात थोड़ी ज्यादा होती थी, वहां पे बहुत सारे मूल निवासी रहते थे, जैसा कि इस मैप में दिख रहा है। इन इलाकों में मूल निवासी काफी ज्यादा थे, क्योंकि नदियां और बरसात भी यहाँ पे ज्यादा होती है। पश्चिमी इलाका अपेक्षाकृत शुष्क है, वहां पे जो है एरिड काइंड ऑफ क्लाइमेट है। तो यहाँ से इन जातियों को हटाया गया। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में दिया गया है चेरोकी ट्राइब। चेरोकी जनजाति पहले इस क्षेत्र में रहती थी, ये नदी के पास पड़ता है। यहाँ पे काफी ज्यादा पैदावार होती थी, हरे भरे जंगल थे, तो इनका रहना काफी आसान था। बाद में इनको खेती के प्रयोग के लिए जमीन जो है यूरोपियंस को चाहिए थी, तो इन लोगों को कहा कि तुम यहाँ से विस्थापित हो जाओ, क्योंकि ये खेती तो करते नहीं थे, और इनको जो है थोड़े से पैसे देकर के यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि इनको मार्केट के बारे में पता नहीं था, इसलिए थोड़े से पैसे लेकर के ही वहां से चले गए। फिर ये जाकर के इस इलाके में विस्थापित हुए, लेकिन यहाँ पर भी जो धीरे धीरे यूरोपियंस की संख्या बढ़ी, और ये इलाके जो थे खेती के लिए चाहिए थे, तो यहाँ से भी इनको विस्थापित कर दिया गया। और चेरोकी एक वो ट्राइब थी जो यूरोपियंस की रिस्पेक्ट करती थी, उनकी भाषा की रिस्पेक्ट करती थी, और धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजी भाषा बोलना और पढ़ना भी सीख लिया था। लेकिन फिर भी इनको बख्शा नहीं गया, और इनको जो है आगे आगे विस्थापित कर दिया गया। यहाँ की जनजाति के बारे में यूरोपीय लोग कहते थे कि ये कामचोर लोग हैं, जो भूमि का सही तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए उनको हटाना चाहिए, ताकि जमीन का अच्छे से प्रयोग किया जा सके। और अमेरिका में जो कानून इन लोगों ने आके बनाया था, वो भी यूरोपियंस की फेवर में था, यहाँ के लोकल लोगों की फेवर में नहीं था। जैसे कि अमेरिकन मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने अपने फैसले में कहा था कि चेरोकी ट्राइब को आप विस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत चीज है। लेकिन फिर भी यहाँ के राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने इन बातों को नहीं माना और इनको विस्थापित कर दिया गया। ये एक जनजाति का उदाहरण ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी जनजातियां जो थी जो अपने क्षेत्रों से विस्थापित कर दी गई थी। किस राष्ट्रपति ने जो है सुप्रीम कोर्ट के कानून को भी नहीं माना था, उनके आदेश को भी नहीं माना था? उनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। हालांकि ये मानवाधिकार के पैरोकार थे, लेकिन ये मानवाधिकार जब बात करता था यहाँ के मूल निवासियों की, तो इनका स्टैंड कुछ अलग होता था, ये इस बात को नहीं मानते थे। धीरे धीरे उनको डेजर्ट, क्योंकि पश्चिम की दिशा में अमेरिका में डेजर्ट पड़ता था, रेगिस्तान पड़ता था, उसकी तरफ इनको जो है धीरे धीरे विस्थापित कर दिया गया और इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया गया।
तो 15,000 लोगों को लगभग यहाँ पे विस्थापित किया गया था। लेकिन जिस जगह पे ये चले जाते थे और कुछ समय बाद पता लगता था यूरोपियंस को कि वहां पर भी कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज मिलने शुरू हो गए हैं, तो फर्दर इनको आगे विस्थापित कर दिया जाता था। तो लगातार इनका विस्थापन किया जाता था और लगातार विस्थापन होकर के सूखे इलाकों में जब जाते थे तो इनका रहना वहां पे बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। और ये विद्रोह शुरू में इन्होंने नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो बड़े ही बर्बर तरीके से इनके विद्रोह को जो है अमेरिका की सेना ने दबा दिया। आंसुओं की राह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेल ऑफ टीयर्स, यानी कि ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा दुख झेले थे। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सारे लोग बड़े दुखी हैं, कुछ लोग बीमार हैं जो कि नीचे गिरे हुए हैं, चारों तरफ बर्फ है, यानी इन रास्तों से गुजरना इतना आसान नहीं था। तो किस तरह से पैदल या अपने जानवरों के साथ विस्थापित हुए ऐसे कठिन मार्गों से, जहां से जाना मनुष्य के लिए आसान नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अमेरिकी फौजी था जिसके हाथ में गन है, तो इनको डरा धमका करके वहां से विस्थापित किया जाता था। और विस्थापित होते होते बड़ी संख्या में ये लोग बीमारी से थक करके मर जाते थे, इसीलिए इसको ये ट्रेल ऑफ टीयर्स कहते हैं, आंसुओं की राह कहते हैं। ये है ट्रेल ऑफ टीयर्स के माइग्रेशन रूट, जहां पे इनको विस्थापित किया गया था। इस इलाके से इनको विस्थापित किया गया था, जो कि बड़ा ही उपजाऊ इलाका है। देख सकते हैं आप मैप में, इस इलाके से इनको विस्थापित किया गया था। धीरे धीरे इनको जो है पश्चिम की तरफ विस्थापित किया गया था और एक बड़ा रास्ता इन्होंने तय किया था। तो यहाँ के क्लाइमेट में और यहाँ के क्लाइमेट में दिन रात का फर्क था। ये जो इलाका था बड़ा ही शुष्क इलाका था, यहाँ की जलवायु ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जब ये बड़ी संख्या में लोग इधर आ गए और यहाँ पे बहुत ही कम उपजाऊ जमीन मौजूद थी, तो इन लोगों के भी आपसी झगड़े शुरू हो गए। जो कभी झगड़ते नहीं थे अब वो झगड़ना शुरू हो गए और इस डेजर्ट में आकर के बस गए। लेकिन कुछ समय बाद जब इस डेजर्ट से पता लगा कि यहाँ सोने की खदानें बन सकती हैं, यहाँ पर भी खनिज मिलते हैं, तो यहाँ से भी इनको खदेड़ करके और पश्चिम की तरफ विस्थापित कर दिया गया। और लगातार विस्थापन से और बीमारी से इनकी संख्या काफी कम होती चली गई। लेकिन यूरोपियंस को उतना ही ज्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि उनको खेती की जमीन मिल रही थी, उनको खनिज भी मिल रहे थे।